भाई अब हमें वो लोग नहीं चाहिए जो कभी आते हैं कभी नहीं आते। अब आज से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह फुल जील और जेस्ट के साथ सारे टेस्ट देनी है, साथ साथ तैयारी करनी है। और नींद का पूरी करनी है क्लास में। नींद कहाँ पूरी करनी है? क्लास में। नींद बस रात को पूरी करनी है। दोपहर को सो जाया करें 3 से लेकर 4 बजे तक, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 9 बजे सोते हैं रात को, 8:15 इशा हो रही है ना करीबी मस्जिद में, 9 बजे सोते हैं रात को, तो कितने बजे उठ सकते हैं? 3 बजे। ऑडिट की क्लास कितने बजे होती है? 7:15। तो 3 बजे से लेके 6:30 बजे तक, बीच में 15 मिनट नमाज के लिए, तो अन्ना टाइम है। पढ़ बंदा दीवाना हो जाए, पागल हो जाए। ओह जी, गुड, वेल डन। एक्स्ट्रा क्लास होती है 5 बजे, भाई कह रहे हैं फजर के बाद। अच्छा, मिस्टर ए बॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड जकम जनी 2010 फॉर $80। Life is 4 years. Fair value of the property is $90। I don't need fair value. बोले I don't need fair value. Try to bowl. I don't need fair value. But because the model is cost. Because the model is, you know, model is model. तो मॉडल तो कॉस्ट मॉडल है। अच्छा जी, आप मुझे बताएं जी, 1 जनवरी 2010 को क्या एंट्री होगी? बबलू डॉलर कितने का हो गया? हो गया ना, बोले है कितने का हो गया? तो उसके लिए बोलते होते हैं जो पहले कुछ और और अब कुछ और हो। हाँ, मेरे कॉन्सेप्ट की मत ना मारें, वो मैं खुद मारूंगा। कॉन्सेप्ट की मत अगर आपने मरवा दी तो फिर मैं क्या करूंगा? अच्छा, 31 दिसंबर 2010 को मनी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी, therefore no need of versus calculation, no need of retranslation। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अपने हाल में छोड़ दें, मलंग है, इसको पड़ी रहने दें। 9200 पे पड़ी हुई है, पड़ी रहने दें, लेट इट बी ऑन 9200। ओके, कोई 2-3 बंदे मिले, जरा डिफिशन कैलकुलेट करवाएं। 9200 डिवाइडेड बाय 4 बोले तो 2300। But okay, non-monetary items are not retranslated at. You're right. But if I move towards the new model, so that is a very beautiful model. So the investment property debit and the cash and the date is Jakam Jani 2010 and the price is, now I will cut you, guy, I will cut you and I will gale laga it. No, I will not cut you, otherwise examiner will cut me. Okay, so the dollar is now now today when you buy, I'm talking about when you bought. Where are you? You should try to be here. अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोले $80 अरब, 100, 90, 200। फोकस करें कॉन्सेप्ट पे, FR1 के रिजल्ट पे फोकस ना करें, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। नहीं चंगी वाली समझ आ रही थी, इस तरह होते लेके जाते हैं, दिल नहीं होते जाके रुक जाता है। और ये सही नहीं होता, हर सवाल में आधे नंबर नहीं ले सकते। इतने फारग हैं आप, हर सवाल में आधे नंबर नहीं ले सकते। 7 वाले हो गए, इतने फारग हो, हर सवाल में आधे नंबर नहीं ले सकते। जी, वैसे आई कैब ने भी सही खुला प्रोग्राम रखा हुआ है, हर सवाल आधा सही कराओ। कोई बंदा 60-70% कहता है समझ आती है, CA बन रहा है बच्चा, कोई हर सवाल 60-70%, वो कहते हैं हर सवाल आधा सही कराओ। अच्छा जी, आगे चलें। हाँ, कभी जाए ना भाई, क्या आपको पता चले, इधर बैठ के बातें करना आसान है। एडिशन 9200, कैरी डाउन 10 बाउल है क्या? 1330, मेरा 130, 1330, 1330, आपका 130। ओके, बोले माय डियर, 1330, मेरा 130। ओके,
Sir, what are you doing? You will come after class and you will say, Sir, ऐसे हाथ रखिए, ऐसे करें. Sir, what are you doing? You are retranslating the non-money item at year end using the latest exchange rate. Sir, you are marring the math of my concept, sir. Please, sir, it is a non-money item. Sir, don't do it in front of everyone, sir. Sir, it really hurts me, sir. Sir, I'm being hurted. So what are you doing? You were saying it is a non-money, and what are you doing? So it should not have been done so. Okay, let's discuss it, guys. Relax, cool down. Take लगाएं. IS 21. Yes, let me answer you why I'm marring the math. Non-monetary. So guys, now we'll try to speak in Angrezi. You know there are two type of items. The one is item and the other is item. Yes, the one is item and the other is item. So this item is in monetary and this item is? Well, if you talk about monetary items, so at year end, these are retranslated using the latest exchange rate. I hope that you agree with me in this regard. Okay, guys? Okay, you can put on the Google Translator so that it can translate in Urdu as well for you. So let's talk about non-monetary item. Let's talk about non-monetary item. Well, the non-monetary items are of two types. Oh, guy, please stop. Let the sir talk. First time I've seen a diagram that the non-monetary items are of two types. The one is cost model, the captured cost model. Oh, it's really great. You know the captured cost model? And those that are capped at fair value model. Okay, guy. The concept is going inside my mind. May it come in my heart. Okay. Fair value model. Or in IS 16, we call it as revolution model. Feel like in Germany. So guys, if you are using cost model, साथ वाले guy को बताएं. So guy, बोले ना try करें थोड़ी सी माने जरा अंग्रेजी. So guy, if you're using cost model, be soft spoken. If you're using cost model, then no retranslation is required. भाई ये बोले ना साथ हाथ जल्द बोले. Then no retranslation is required. No retranslation is. But my dear guy, मूवीज की तरफ करें ना, पूरा फीलिंग उसे टच कराएं. But my real guy, dear guy, we translate it using. We'll translate it when fair value is determined. बोले when, आमतौर पे year end पे ही होती है. When fair value is determined. Okay, note it down so that I can have a glass of H2O without NaCl. You're not supposed to take water. You note it down. नहीं, वो तो जहाँ मर्जी कर लें.
अच्छा भाई, क्या नॉन मनी आइटम्स को भी रिट्रांसलेट किया जाता है? कब रिट्रांसलेट किया जाता है? हाँ, देखिए उसमें तो मजबूरी है ना, अब हम क्या करें। अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं, अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं तो जाहिर बात है आपको तो फिर उसको ईयर एंड के ऊपर लेटेस्ट रेट पे लाना पड़ेगा, इसके बगैर तो कोई चारा नहीं। सही है ना, चारा लेके रख लें, आगे बकरों का सीजन आने वाला है, 2 महीने 5-6 दिन रह गए। अच्छा जी, बकरा अभी से खरीद लें, जरा सामने पालना शुरू कर दें, हाथ खड़े करें, अभी से खरीद लें। अच्छा, कितनी छुट्टियां पसंद करेंगे बड़ी ईद पे? ईद उल अजहा थोड़ा कम करें, एक दिन जाने का डालें, एक दिन जाने का, 3 दिन ईद के, 4, और मगरिब के बाद निकल आइएगा आखिरी दिन, यानी वो पता कर लीजिएगा ना जब तक बकरा ज़िबा हो सकता है, कुछ आखिरी टाइम में बकरा ज़िबा करके तीसरे दिन आप निकल आइएगा। तो 4 छुट्टियां काफ़ी हैं मेरे ख्याल से। बकरे का गोश्त वो पैक करा के ले आइएगा। घर में खाने का और मजा, ऐसे जिस चीज़ में मजा आता है वो करें, ये छोड़ें। तो नहीं है घर में खाने। Just focus on your target, guys. Where you want to go. Don't waste time. Okay. So it is a very beautiful concept given to such beautiful people कि मनी आइटम्स जो हैं उनको आपने ईयर एंड के ऊपर ट्रांसलेट करना है। थोड़ा सा लिख लिया करें ना ऐसे समझने के लिए, डेटर, क्रेडिटर, एटसेट्रा। और नॉन मनी आइटम पीपी, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बायोलॉजिकल एसेट। आपने बीए किया, हम सीए करें, कंपिटेंस इन आर्ट्स। डन, ओके। अब आप देखिए ना हमने क्या किया है आज इस सवाल में। हमने असल में आपको ये तीनों चीज़ें मैंने करवाई हैं। इसमें हमने अभी किया एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हमने कॉस्ट मॉडल पे जब रखा था ईयर एंड पे रिट्रांसलेट नहीं किया था माय डियर। देखें कॉस्ट मॉडल पे रखा था तो 9200 को 9200 पे ही पड़ा रहने दिया था, वो तो डेप्रिशिएट किया था ना। तो एग्जाम्पल 2 का ए, और एग्जाम्पल बी पार्ट, और अभी एक एमसीक्यू भी किया था और एक कैंगरू वाला सवाल भी किया था, क्वेश्चन 4। तो ज़्यादा सवाल मैंने आज इसके करवाए हैं। तो क्या नॉन मनी आइटम्स को भी इस पेपर में सवाल आ सकते हैं ना, क्या नॉन मॉनेटरी आइटम्स को भी कभी ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारा जाता है? जी गुजारा जाता है। किस वक्त गुजारा जाता है? जब उनकी फेयर वैल्यू मेजर करनी है तो फिर लेटेस्ट एक्सचेंज रेट यूज करेगा ना, क्योंकि फेयर वैल्यू लेटेस्ट है तो फिर एक्सचेंज रेट भी लेटेस्ट होना चाहिए। डन। साथ वाले ने अगर IS-21 की पिछली क्लास से नहीं ली हुई और मेरी बात पे ऐसे ऐसे कर रहा है तो उसको ऐसे देखें, मेरे सर के सामने लगा हुआ है। ये उसी तरह केमिस्ट्री की चौथी क्लास में आप जाके बैठे हो। ओके चलें यार, बच्चे बुच्चे इधर आ लेने दें, अब रिवीजन हम थोड़ी सी कर लें मीनवाइल। बच्चे बुच्चे अब मर्जी से ही आएंगे अपनी। एक खुदा के लिए घरों से आ जाओ, ये जो कुर्सियों पे अल्फियाँ लगी हुई हैं छोड़ो इनको, अब निकलो इधर से। कैन यू डियर गाइस कम ऑन पेज 495? So there is a very exhaustive list of monetary and non-monetary items. Though we will not discuss it today in detail, but we will try to discuss it in short form. So let's talk about monetary items. These are basically receivables and payables. Money is receivable and money is payable.
debtor and other receivables. Cash is receivable. Creditors, cash is accruals, rent payable, बिजली का bill payable. So these all are money items. आ नहीं रहा होता था बैलेंस शीट में एक्रूअल्स, एक्रूड एक्सपेंसेस. एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बिजली का बिल पेएबल. तो बिजली का बिल पेएबल क्या है? मनी पेएबल है या कोई गुड्स पेएबल है? वो देखे ना आपने एंट्री की होगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और बिजली का बिल पेएबल क्रेडिट. वो पेएबल को फ्यूचर में कैश में पे करना है, इसलिए इसका नाम है मॉनेटरी आइटम्स. लोन रिसीवेबल एंड लोन पेएबल. इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड डिविडेंड जो कैश में पे करना है. डिविडेंड जो बोनस शेयर्स की बात नहीं हो रही, डिविडेंड जो कैश में पे करना है. Cash in hand. So it is one of the big monetary item. It is in itself money. It is not receivable payable, please. It is not receivable payable. If it is in itself a money. So it is not receivable payable. It is actually money. Cash it में टर्म डिपॉजिट ज्यादा अरसे के लिए पैसे रखे हुए बैंक में. क्या चीज नहीं देखेंगे? नहीं. नौ 10 11 अभी मैं आपको नहीं करा रहा. ये हम IFRS 9 में देखेंगे और ये दोनों IFRS 16. एडवांस टू बी रिसीव्ड इन कैश. Advance to be received in cash. Receipt back in cash. ये 12 के आपको एग्जांपल दे रहा हूं. आपने एडवांस दिया एम्प्लॉय को 10,000 रुपए. ये नॉन मनी है. ये नॉन मनी है क्योंकि प्रॉब्ली आप उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे अगले महीने मुझे सर्विस दो, तो आप एंट्री करेंगे सैलरी एक्सपेंस डेबिट एडवांस क्रेडिट. इज अ राइट टू रिसीव सर्विस. बट इफ आप उससे एडवांस दें और कहें यार ये एडवांस पकड़ लो 10,000 रुपया, तुम्हें कुछ सुने कि तो तुम्हारी गाड़ी का टायर वगैरह फट गया है, तो ये 10,000 का टायर ले लो गाड़ी का, ये पकड़ो एडवांस और कल परसों आना मुझे ये एडवांस वापस कर देना. नो, इट इज नॉट एडवांस. बेसिकली इट इज अ लोन रिसीवेबल. सो स्टैंडर्ड कह रहा है इफ एन एडवांस इज टू बी रिसीव्ड बैक इन कैश, then it is not advance, it is a loan. The loan is money item. So that's why it is monetary item, guys. It is like a loan receivable. और अगली एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट. बल्कि वो शाम को ही आ गया, उसने कहा सर शुक्रिया सर, टायर मैंने डलवा लिया, मैं इधर से गुजरा था, मैंने कहा आपके 10,000 वापस कर जाऊँ. 10,000 मेरे पास घर में पड़े थे, वहां से लेकर आपके वापस कर. 10,000 का मैंने टायर डलवाया, आपने मुझे एडवांस पकड़ा दिए पैसे. कैश डेबिट. तो कौन सा एडवांस मनी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? राइट टू रिसीव मनी. जिस एडवांस के अगेंस्ट फ्यूचर में कैश इन्वॉल्व हो. तो लेकिन बाय डिफॉल्ट वैसे एडवांस को क्या एज्यूम करेंगे? नॉन मॉनेटरी. इट इज राइट टू रिसीव सर्विस या राइट टू रिसीव गुड्स. इस पे गेन लॉस आ सकता है ना, अगर बीच में ईयर एंड आ जाए, तो ईयर एंड पे अगर कोई रेट और चेंज हो जाए तो फिर आ सकता है. और इधर इस एंट्री में भी आ सकता है, अगर कैश कुछ और दिया और कैश कुछ और आ रहा हो, तो इसमें भी गेन लॉस आ सकता है कि जिस वक्त कैश दिया हो उस वक्त डॉलर कितने और का हो, कैश वापस लिया उस वक्त किसी और का हो. अच्छा जी,
So advance to be received in cash. It is a loan receivable type. It is like करंट टैक्स लाइबिलिटी. टैक्स हुकूमत को किसमें पे करना होता है? कैश में. रिफंड लाइबिलिटी. रिफंड होता है कि आपने कस्टमर को पैसे देने हैं, चीजें नहीं देनी. वो तो है रिप्लेसमेंट. रिप्लेस नहीं करके देंगे चीजें. आपने कस्टमर को कहा है अगर तुम्हें कभी भी चीज पसंद ना आए तो तुम आके मेरी जान ले लेना. दुकानदार नहीं, दुकानदार कहते हैं तुम मेरे से पैसे वापस लेना. रिफंड लाइबिलिटी. तो रिफंड लाइबिलिटी है, उसमें तो कोई मसला नहीं. फिर डन जी. मैंने 14वां पॉइंट नहीं समझाया अभी. 14 रिफंड लाइबिलिटी पेएबल इन कैश. ये प्रोविजन होती है लाइबिलिटी. असल में ना छोड़ें अभी इसको. IS 37 लिख लें. प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर पेंशन. प्रोविजन का मतलब है यहाँ पेएबल. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला प्रोविजन नहीं है ये. आप बताएं एम्प्लॉय को ग्रेचुटी देनी है, पेंशन देनी है, ये पैसे के फॉर्म में देंगे या कुछ और देंगे? इट इज अ मॉनेटरी आइटम. तो 9, 10, 11, 14, 16 के अलावा बाकी पॉइंट्स हमने कर लिए हैं. रिफंड लाइबिलिटी यानी आपने कस्टमर को रिफंड देने हैं, पैसे वापस करने हैं चीज के. तो फिर मनी होगा ना, मनी पेएबल. हाँ जी. नहीं, कस्टमर को चीज खराब बेच दी है, उसको जो रिफंड करने हैं पैसे. बेसिकली ऐसा होगा ना, आप कस्टमर को सेल करेंगे, कैश डेबिट सेल क्रेडिट. वो तस्वीर खींच के भेजेगा चीज़ की, यार मैंने डब्बा खोला है, वीडियो बनाएगा, मैंने डब्बा खोला है तो चीज़ ही ख़राब है. इसलिए कहते हैं ऑनलाइन सेल में बेहतर होता है जब डब्बा खोल रहे हो तो साथ साथ वीडियो उसकी बना लें, ताकि हम उन्हें बताएं कि हमने डब्बे के अंदर नहीं तोड़ी, तुम लोगों ने तोड़ के भेजी है. कैश डेबिट सेल क्रेडिट और सेल डेबिट रिफंड लाइबिलिटी क्रेडिट. अब जब वो पैसे लेने आए तो उसको पैसे दे दें. लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट. इट इज अ लाइबिलिटी टू पे कैश. तो सेल रिकॉर्ड कर लें. जब कस्टमर आपको वीडियो भेजे तो उसकी तरफ लाइबल फील करें और इस लाइबिलिटी को कैश में पे कर दें. सो इट इज अ लाइबिलिटी टू पे मनी. दैट्स व्हाई आई हैव क्लासिफाइड इट इन मनी आइटम. सो इट इज अ मॉनेटरी आइटम. ठीक है. refund liabilities, it is payable in cash. PP, it is not receivable payable, it is plant, touch, land, building, plant, machinery, investment property. IS 40, intangible assets, investment in shares. shares खरीदना किसी कंपनी के. PTCL के शेयर्स हैं आपके पास, किसी कंपनी के शेयर्स हैं. बहरहाल इसको बेशक टिक करने टिक कर ले. नहीं समझ आया तो कोई मसला नहीं, इसको IFRS 9 में देखेंगे. बायो राइट ऑफ यूज IFRS 16 इंशाल्लाह कल या परसों से शुरू करेंगे. इन्वेंट्रीज एडवांस पेड फॉर गुड्स और आपने एडवांस पे कर दिया है या एडवांस रिसीव्ड फॉर गुड्स और सर्विसेज. एडवांस रिसीव्ड फॉर गुड्स या लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस या लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स. कॉन्ट्रैक्ट के तहत लाइबिलिटी आपके ऊपर. आपको क्या आ गया? एडवांस फ्रॉम कस्टमर.
तो आप दुकानदार हैं, आपको ओवन अभी बेचा नहीं, पैसे आ गए हैं उसके। आप बताएं, अब आपको डर है डॉलर कितने का होगा या डॉलर आ गए हैं आपके पास? बस एडवांस अगर मिल गया तो फिर रिलैक्स करें, फिर इसको नॉन मनी में रखें। तो एज अ डिफॉल्ट एडवांस पेड और एडवांस रिसीव्ड क्या है? डेट इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम। प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी है? जी, 31 दिसंबर को आपने पे किया रेंट ऑफ जनवरी एंड फेब्रुवरी। प्रीपेड रेंट डेबिट, महीने का रेंट 1000 रुपया, तो 2 महीने का 2000। अब 31 दिसंबर को ईयर एंड पर वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे या नहीं गुजारेंगे? क्यों? इट इज अ राइट टू रिसीव सर्विस। मैंने अगले का घर लेना है बस, या अगले से पैसे लेने हैं, अगले साल की एंट्री होगी इनकम। इनकम दीवाने हो, इनकम कमाते हुए पैसे देते हैं या लेते हैं? तो इनकम तो नहीं है। यू पेड रेंट, आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया, किस किस महीने का? अगले साल क्या एंट्री होगी? 31 जनवरी को रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड रेंट 1000 रुपए से, और 1000 रुपए से एंट्री होगी 31 फरवरी को। नोट करनी है तो कर ले, वरना फिर ये इतनी भी काफी है, 2 प्रीपेड एक्सपेंस। ईयर एंड पे क्यों नहीं गुजारा वर्सेस वाली कैलकुलेशन से? बिकॉज इट इज अ राइट टू रिसीव सर्विस हाउस। हाँ, एडवांस रिसीट फॉर गुड्स और स्लैश सर्विसेज आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट, फ्यूचर में अब बताएं, इज इट अ लाइबिलिटी टू पे कैश? नो, rather it will be converted into income in future. So obviously it is a money item or non-money item? Non-money item. जी
हाँ, अगर ग्रांट वापस करनी पड़ जाए तो जब आपको लगे कि अब मुझे वापस करनी है तो मॉनेटरी आइटम में भी डाल दें इनको, फिर ईयर एंड पे ट्रांसलेट भी करें जब तक वापस ना करें। हाँ, फिर मॉनेटरी में डाल दें, बस जब पैसे देने पड़ जाए फिर वो मॉनेटरी आइटम है। बाय डिफॉल्ट तो डेफर्ड ग्रांट इनकम में जाती है। अब जितनी भी जाए थोड़ी थोड़ी करके 10-10 रुपए जाए या पूरी जाए वो अलग बात है। बस जब आपको पता चल जाएगा अब ये कैश में पे करनी है तब से ऑनवर्ड्स फिर मॉनेटरी आइटम है ये। Equity items appearing in balance sheet, share capital, reserves, retained earnings, etc., share premium, ये सारे आइटम्स जो है वो नॉन मनी है। देखने को तो आप कह सकते हैं मनी है। शेयर कैपिटल ने भी कभी ना कभी शेयर कैपिटल ने भी वापस होना है जब कभी कंपनी ने बंद होना है, लेकिन नहीं, इसको फिर हम कन्वर्ट नहीं करते, पता नहीं कब वापस होने। रिटेन्ड अर्निंग ने भी वैसे तो कभी ना कभी पे होने डिविडेंड के फॉर्म में, लेकिन जब वो डिविडेंड की फॉर्म में पे होने वाली बन जाए फिर उसको आप मॉनेटरी में डाल दें कैश डिविडेंड। लेकिन जब तक रिटेन्ड अर्निंग है वो तो तब तक रिटेन्ड है, जब तक रिटेन्ड है तो पेबल नहीं है। पेबल तो तब बनेगी जब उसका डिविडेंड अनाउंस करेंगे। तो रिटेन अगर की हुई अर्निंग और अभी तो डिविडेंड अनाउंस नहीं किया तो रिटेन्ड अर्निंग तो रिटेन्ड है, इसको नॉन मनी है। लेकिन अगर रिटेन्ड अर्निंग को डिविडेंड के फॉर्म में अनाउंस कर दिया है तो फिर तो वो रिटेन्ड अर्निंग नहीं रही, फिर तो वो बैलेंस शीट में किस नाम से नजर आएगी? डिविडेंड पे। सो नाउ इट विल बिकम नाउ इट विल बिकम अ monetary item, but if not announced it is a, तो 6, 7 और 11 के अलावा बाकी आइटम्स हमारे हो गए हैं। अच्छा जी, अब माय डियर आपको पता है इस स्टैंडर्ड के अंदर जो है जो करेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं। बताएं भाई, इस स्टैंडर्ड में करेंसीज कौन कौन सी? फंक्शनल करेंसी, so there are 3 types of currencies: फंक्शनल करेंसी, फॉरेन करेंसी और फंक्शनल करेंसी वो होती है जिस प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हैं। व्हाट इज प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? जहां पे आप चीजें सेल कर रहे हैं या जहां की कंपेटिटिव फोर्सेस आपकी सेल प्राइस को डिटरमिन कर रही है या जहां से आप मटेरियल लेबर वगैरह ले रहे हैं, दैट विल बी योर फंक्शनल करेंसी। लेकिन अगर आप 2 मुल्कों में सेल कर रहे हो और 2 मुल्कों में मटेरियल लेबर इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप इनडिसाइसिव हो जाएंगे कि मेरी फंक्शंस किस में हो रहे हैं। फिर मुनासिब यह है कि आप अपने आप से 2 सवाल पूछें। आपने पैसा किस करेंसी में इकट्ठा किया, लोन किस करेंसी में लिया, या आपने नए शेयर किस करेंसी में इशू किए, या जो पैसा आप ऑपरेशन से कमा रहे हैं डेली के, उस पैसे को किस कंट्री के अकाउंट में जमा करवा रहे हैं। तो अगर आपके फंक्शंस 2 मुल्कों में स्प्रेड है और आपकी सेल आधी आधी है दोनों मुल्कों में और मटेरियल भी आधा आधा है, ज्यादा आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो फिर आप ये 2 सवाल पूछ ले कि पैसा कहां से आ रहा है या पैसा किस बैंक में रखवाया जा रहा है। यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा आपकी फंक्शनल करेंसी कौन सी। फिर फंक्शनल करेंसी के अलावा जो भी करेंसी सवाल में दी होगी इसके अलावा वो क्या होगी? तो फॉरेन करेंसी की डेफिनेशन आसान है, अ करेंसी विच इज नॉट इज कॉल्ड एज। बाकी प्रेजेंटेशन करेंसी में तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, हम करते क्या हैं इस पूरे स्टैंडर्ड में? इस पूरे स्टैंडर्ड में आपको पता है हमें फॉरेन करेंसी दी होती है, उसको हम कन्वर्ट किस में करते हैं? फंक्शनल करेंसी में। लेकिन इन द एंड फंक्शनल करेंसी को प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है।
तो अब ईयर एंड पे आपको अगर दोनों मुल्कों के अकाउंट्स प्रेजेंट करने हैं तो दोनों मुल्कों के लिए P&L बैलेंस शीट बना दें, क्योंकि आप दो मुल्कों में ऑपरेट कर रहे हैं और आप ऑपरेट दो मुल्कों में कर रहे हैं, लेकिन आपके शेयर होल्डर जर्मनी में बैठे हैं, उनके लिए फिर आप अलग अकाउंट बना लें जर्मनी के करेंसी के अंदर। तो प्रेजेंटेशन करेंसीज कैन बी थाउजेंड्स, वो हजारों में हो सकती है, कोई मसला नहीं। Let us come and revise it. Page 493. A currency other than functional currency of the is called as foreign currency. The functional currency is the primary economic environment in which an entity operates. Main indicators, primary indicators. It mainly influences the sale price, या जिस मुल्क के competitive forces आपकी sale price determine कर रही हैं, या जहां आप material labor वगैरह या other costs of providing goods, जैसे बिजली है, ये है, other costs of providing services. और secondary indicators, अगर इनसे नहीं आपको गुजारा हो रहा, तीन मुल्कों में आप और वन थर्ड सेल एक मुल्क में हो रही है, वन थर्ड दूसरे सेल मुल्क में, वन थर्ड तीसरे मुल्क में, अगर आपको नहीं पता चल रहा फिर क्या करें? फिर आप ये करेंसी देख लें जिससे आप पैसे इकट्ठा कर रहे हैं या जहां पैसे आप ऑपरेशन से रख रहे हैं। एक्सचेंज रेट क्या होता है? द रेट ऑफ, ये पढ़ लिए नहीं पढ़े? एक्सचेंज रेट क्या होता है? द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसी। स्पॉट रेट उस दिन का रेट होता है, किसी एक दिन का। द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। क्लोजिंग रेट बैलेंस शीट डेट वाला होता है। द स्पॉट एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस, वो जो वर्सेस वाली एंट्री होती है। A difference resulting from translating a given number of units of one currency into another currency at different exchange rates के ऊपर। यानी डेटर रिकॉर्ड किया था $100 पे, अब डेटर हो गया $110, डॉलर हो गया 110 का, तो उन दोनों से जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशंस दो हैं। एक इसकी डेफिनेशन का हिस्सा है यूनिट्स ऑफ करेंसी हेल्ड। करेंसी अपनी जात में सबसे बड़ा मनी आइटम है, करेंसी से बड़ा मनी आइटम कोई नहीं है। एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड इन कैश। एसेट्स से मुराद लिख लें डेटर्स और लायबिलिटीज से मुराद क्रेडिटर्स। टू बी रिसीव्ड और पेड इन कैश। Non-monetary items are not defined by IAS 20, but they are items that are non, यानी मॉनेटरी की डेफिनेशन है, जो मॉनेटरी नहीं है वो सारे क्या हैं? नॉन मॉनेटरी। प्रेजेंटेशन करेंसी, the currency in which 5 financial statements of an entity are, normally it is the same as, but is not necessary. An entity may have more than, इस एग्जांपल को छोड़ने इसकी जगह एक और करवा दी थी आपको। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस की एग्जांपल्स दें। बाइंग और सेलिंग, बाहर के मुल्क से पैसे उधार लेना देना, बाहर के मुल्क में शेयर एसेट वगैरह खरीदना बेचना, या बाहर के मुल्क से डिविडेंड वगैरह लेना। नॉन मॉनेटरी आइटम्स कौन से? अब वो 3 एग्जांपल ज़हन में रखिएगा जो आज हमने किए हैं, और दूसरा मॉनेटरी आइटम। अब अगर कोई थ्योरी का सवाल वगैरह आता है तो फिर इस तरह आप इंग्लिश लिख के आया करेंगे, नॉन मॉनेटरी आइटम्स। On initial recognition, on इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक नॉन मनी आइटम है। कॉस्ट मॉडल अगर मैं फॉलो कर रहा था तो मैंने इनिशियल रिकॉग्निशन इसकी की थी 115 पे, यानी स्पॉट रेट पे, तो रिकॉर्डेड एट स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन।
at the end of no retranslation is the transaction is left at the spot rate. इसकी एग्जांपल कौन सी एग्जांपल? एक्सेलेंट, 2A जिन्होंने बोला है, एग्जांपल 2A, पेज नंबर 490। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, तो साथ साथ लिंक होनी चाहिए। नॉन मॉनेटरी आइटम्स को इनिशियली किस पे रिकॉर्ड किया जाता है? स्पॉट रेट पे। और ईयर एंड पे इनको रिट्रांसलेट नहीं किया जाता, एंड द ट्रांजेक्शन इज लेफ्ट एट, बट इफ एग्जांपल नंबर 2B, बट इफ नॉन मॉनेटरी आइटम इज कैरिड एट फेयर वैल्यू, देन ई वाला होना चाहिए, ए वाला होना चाहिए, ई वाला होना चाहिए। इसको करो यार सही। If non-monetary item is carried at fair value, then retranslate at the exchange rate prevailing at the date when the, ये फिक्रा याद करें, कभी थ्योरी का सवाल आया तो ये फिक्रा लिख के आना पड़ेगा। आप लिख के आएंगे बिकॉज दिस नॉन मॉनेटरी आइटम, आगे बोल दें, पेपर में लिख के आएंगे बिकॉज दिस इज कैरिड एट, सो रीट्रांसलेट इट prevailing at the date, so it should be retranslated at 110 रुपए डॉलर and total amount of इतने will be appear in balance sheet। इस तरह की वो अंग्रेजी लिख के आया करेंगे। अगला सवाल ये कि एक्सचेंज डिफरेंस कहां जाना है। अगला सवाल ये है कि भाई इसके लिए जरा सारे डंडे बजें। असल में ना ये तो IS 40 वाला गेन है कि 80 वाली प्रॉपर्टी 90 की हो गई है। ये IS 21 वाला गेन है। अच्छा, इसको मैं एक्सचेंज गेन कहूंगा। ये एक्सचेंज गेन है। ये कौन सा गेन है? एक्सचेंज गेन वहीं जाएगा जहां ओरिजिनल स्टैंडर्ड का गेन जाता है, एंड दैट विल बी IS 16 में अगर एक्सचेंज गेन लॉस आया ना तो माय डियर फिर मैं उसको लेके जाया करूंगा उस CI में। लेकिन वो सब्र करें, अभी वो मैंने सवाल नहीं आपको कराए। अब जरा सारे ऊंची ऊंची बोल दें, एक्सचेंज गेन लॉस कहां जाएगा? नहीं, P&L में नहीं, गलत बात बोल दी। जहां ओरिजिनल स्टैंडर्ड जो उस पर अप्लाई हो रहा है उसका गेन लॉस जाएगा। मुझे बताइए ये प्रॉपर्टी कौन सी है? इसका गेन कितने डॉलर है? $10। ये कहां लेके गए हैं? इस वजह से नीचे स्टैंडर्ड कौन सा ले आए? IS 21 को सबऑर्डिनेट बना दें। जो मेन स्टैंडर्ड कह रहा है वो IS 21 कहेगा। IS 21 की नहीं, यहां चलेगी, यहां चलेगी मेन स्टैंडर्ड की। इस पर इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डील कौन सा करे? स्टैंडर्ड। IS 40 कहते हैं कि फेयर वैल्यू गेन कहां लेके जाएं। इस वजह से मजबूरन एक्सचेंज गेन लॉस को भी हम कहां लेके जा रहे हैं? P&L में। सारे ये फिक्रा बोले जरा बार बार। द एक्सचेंज डिफरेंस कितने डॉलर से कितने डॉलर? $10 से नहीं, एक्सचेंज गेन पूछ रहा हूं। एक्सचेंज गेन 115 से 117 पे जो डॉलर चला गया था, ये एक्सचेंज गेन है ना। एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन द सेम लोकेशन। बार बार बोलें, एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन द as the revaluation gain, or the revaluation gain under IS 16 and 38 is recorded in OCI, therefore exchange difference is also recorded in। ये बात तो किस स्टैंडर्ड की होगी? IS 16। इसको छोड़ें, ये भी तो हमने नहीं पढ़ा ना, लेकिन शायद समझ आ गया हो। The fair value gain under IS 40 is recorded in, therefore exchange difference is also recorded in P&L। इधर कर दो स्लैश लॉस भी। अच्छा जी, ये कौन से आइटम्स हो गए? नॉन मॉनेटरी। अब कौन से आइटम रह गए? मॉनेटरी।
मॉनेटरी आइटम्स के बारे में माय डियर, अब आप आ जाएं। क्या करना है, मॉनेटरी आइटम्स के बारे में रूल पढ़ें पहला। भाई देखे 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 देखे, इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे करनी है डेटर की? स्पॉट रेट पे। और सब्सिक्वेंटली ले आए डेटर को 117 पे, नहीं मान रहा था, ले आए, खींच के धक्के मार के ले आए। डेटर किस पे रिकॉर्ड किया था और अब किस पे ले आए? लेकिन एग्जाम्पल 2A में 117 कहीं यूज नहीं हुआ था, क्योंकि वो कौन सा आइटम है? नॉन मनी आइटम। अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो बस स्पॉट रेट पे करके छोड़ दिया, लेकिन अगर मॉनेटरी आइटम है तो फिर ईयर एंड पे उससे ले आएंगे। कहां ले आएंगे? ले आएंगे चलें जी, आखिरी बातें हो रही हैं, साथ वाले का हाथ पकड़ लें, वो भाग ना जाए। Our transaction must be translated at on the date of or at the end of financial year. The monetary item must be retranslated at the ruling at the exchange difference is recorded in P&L. छोड़ दो। And when the transaction is settled, और जब ट्रांजेक्शन सेटल हो तब क्या करना है? ट्रांजेक्शन सेटल कैसे होती थी? कैश आता ना, कैश आता था, सेटल पे, तो द रिसीट और पेमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द रेट प्रिवेलिंग एट द डेट ऑफ एंड द एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन P&L। रूलिंग उस दिन जो चल रहा था, तो बताएं दी, हम भी यही करते थे ना। मैं आपको कहता था पहले कैश रिकॉर्ड कर लें, फिर उसके बाद डेटर को क्रेडिट कर दें। डन। नीचे जो नोट डला हुआ है उसको मैं अभी नहीं पढ़ा रहा आपको। अच्छा यार, एक चीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा क्रेडिट सेल कर रही हो, फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सेल स्पॉट रेट पर रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। सेल स्पॉट रेट पर रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, गाड़ियां बेचती है बाहर के मुल्क में, वो स्पॉट रेट पे सेल रिकॉर्ड करे। 2 अप्रैल को एक गाड़ी बेची, अगली गाड़ी 12 अप्रैल को बेची, वो स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करे। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है मैं फुटबॉल बेचती हूं, फुटबॉल। अब उसने जनवरी के महीने में 40 बॉल्स, फुटबॉल 40 बॉल्स उसने बेची, और कुछ पहले हफ्ते में, कुछ दूसरे हफ्ते में, कुछ तीसरे हफ्ते में, कुछ चौथे हफ्ते में। अब वो क्या करें? वो 40 फुटबॉल में से पहले 5 फुटबॉल बेचे थे, फिर 6 बेचे थे, फिर 4 बेचे, फिर 3 बेचे। अब ये लोग ना महीने का एवरेज रेट यूज कर लें, कोई मसला नहीं। इनके लिए स्पॉट रेट यूज करना मुश्किल है ना, तो जनवरी में डिफरेंट डेट्स को आपने सेल की। इन जनवरी में सेल हुई, ऑन 22 जनवरी सेल नहीं हुई, समझ रहे? ऑन 23 जनवरी सेल नहीं हुई, बल्कि पूरा महीना सेल हुई इन जनवरी। कभी कभी थोड़ी थोड़ी होती रही। ये पहले 10 दिनों में थोड़े से, फिर अगले 20 दिनों में टोटल 40 बॉल बेचे। तो ये क्या रेट यूज कर लें? एवरेज रेट। मिसाल के तौर पे एवरेज रेट डॉलर का निकला 111, तो एंट्री कर लें डेटेड डेबिट। इजाजत है, कोई मसला नहीं। जिनकी सेल बहुत ज्यादा है बाहर के मुल्कों में, वो फिर हर फुटबॉल बेचे हुए पता चला डॉलर कितने का है, या पूरे जनवरी का एवरेज रेट यूज कर लें। जनवरी का ना करें, हर हफ्ते का अलग कर लें, हर 7 दिनों में सेल बुक कर लें। डेटर रेबिट सेल करें, डेटर रेबिट सेल करें, डेटर रेबिट सेल करें, डेटर रेबिट सेल करें, 5 महीना पूरा हो गया है। हाँ, तो 4 एंट्रीज कर लें, हर हफ्ते का रेट यूज कर लें। आप पूरे दिन का एवरेज रेट यूज कर लें, अगर दिन में रेट चेंज हो रहा है।
अगर एक दिन के एंड पे एंट्रीज करनी, एक दिन के एंड पे, कहते हैं वो आपकी मर्जी है, मैं इतना ज्यादा आपको नहीं दूंगा, लेकिन साल के रेट ना एवरेज यूज करना, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर हफ्ते के महीने के बेहतर है, हफ्ते महीने के रेट यूज कर लो बस। एवरेज रेट ऑफ जनवरी। बाकी अमाउंट आपने बतानी है, बता दें मुझे कितनी है। 4,440। In January, we sold footballs on different dates. Dates तो ना बोलें लफ्ज। In January, we sold footballs on different dates. अब क्या करें, हर डेट का रेट अलग अलग पता चलाएं या गुजारा चला लें? गुजारा चला लें। डन। तो जो ऑनलाइन सेल्स वाली कंपनीज हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल्स सुल करती हैं, वो फिर गुजारा चला लें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। एक मिनट पढ़ लें। फॉर एडमिन फिजिबिलिटी, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो IAS 21 अलाउज एंटिटी टू यूज द एवरेज इफ द एक्सचेंज रेट डज नॉट फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली ओवर द पीरियड। इसकी शर्त बताएं। अगर रेट में ज्यादा फर्क, लेकिन अगर पहले हफ्ते का रेट 110 है, अगले हफ्ते का रेट 140 है, फिर आप जो है वो ये वाले चक्कर नहीं कर सकते। फिर महीने का रेट ना यूज करें, बेहतर है हर हफ्ते का रेट फिर यूज कर लें। तो गुंजाइश है, लेकिन उस गुंजाइश के लिए शर्त क्या है? ठीक है भाई, बॉयज ने जाने तो जा सकते हैं अब नमाज के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स बैठे रहे 10-12 मिनट।